हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 12, जो कि आपके प्लानिंग चैप्टर का ही एक पार्ट है, चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। और जैसा कि मैंने आपको क्लास नंबर 11 में भी एक बात बताई थी कि प्लानिंग को समझने के लिए उसके दो एंगल है। एक सिंपल एंगल है, सिंपल फॉर्म है, जिसमें सिंपल मीनिंग के ज़रिए हम प्लानिंग को समझ लेते हैं कि प्लानिंग इज़ मीन्स डूइंग डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू। प्लानिंग क्या है? बेसिकली डिसाइडिंग इन एडवांस, पहले से एडवांस में सोच के रखना कि आपने क्या करना है एंड हाउ टू डू, और उस काम को आपने कैसे करना है। तो ये हमने सिंपल मीनिंग हमने पढ़ा था क्लास नंबर 11 में। अब हम क्लास नंबर 12 में जो है प्लानिंग का जो कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली जो प्लानिंग का कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग है वो है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान एंड फॉलो अप द एक्शन। ये अपने आप में एक पूरी की पूरी, इसको देखा जाए तो ये अपने आप में एक डेफिनेशन भी है और कहीं ना कहीं आपको ये स्टेप्स भी नज़र आ रहे होंगे। तो इसीलिए प्लानिंग का जो कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग है या उसकी जो कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है वो अपने आप में प्लानिंग की प्रोसेस को बताता है। तो आप प्लानिंग की कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग प्लानिंग के कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन कह लो या प्लानिंग को की प्रोसेस कह लो, दोनों का मतलब इक्वल ही है। तो चलिए प्लानिंग का कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन कह लें या प्लानिंग की प्रोसेस कह लें, अब हम उसे स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली प्लानिंग जो होती है वो सबसे पहले जब की जाती है तो किसी न किसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख कर की जाती है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैंने प्लानिंग के प्रोसेस या प्लानिंग के कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग को समझने के लिए उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है कि अगर हम एक नॉर्मल कोर्स की बात करें, एक हाउस होल्ड की बात करें, तो वो किस तरीके से प्लानिंग करता है, किस तरीके से हम प्लानिंग को के प्रोसेस को उसके एंगल से समझेंगे। या अगर हम एक बिज़नेस की बात करें तो प्लानिंग किस तरीके से बिज़नेस में कैसे समझी जाएगी कि प्लानिंग होती क्या है, बिज़नेस के एंगल से कैसे समझेंगे प्लानिंग को, और एक नॉर्मली हाउस होल्ड के एंगल से कैसे समझेंगे। फोकस आपने ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस पे करना है, लेकिन समझ में आपको तभी आएगा जब आप पहले हाउस होल्ड अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए पहला पॉइंट है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। जो प्लानिंग होती है वो ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट होती है। कोई भी प्लानिंग है, अगर उसका कोई ऑब्जेक्टिव, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है तो समझ लीजिए प्लानिंग होगी ही नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है कि अगर आपको प्लानिंग करनी है तो पहले आपको ऑब्जेक्टिव को सेट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि एक फैमिली ने प्लान बनाया कि हम एक ट्रिप पर जाएंगे, हम घूमने जाएंगे कल। तो उन्होंने ट्रिप पर जाने का प्लान बनाया, तो आपके सामने एक ऑब्जेक्टिव बन गया, फैमिली के सामने ट्रिप पर जाना क्या है उनके लिए एक ऑब्जेक्टिव। चलिए ये हो गया सेटिंग ऑब्जेक्टिव। तो आपने प्लान बना लिया कि हम ट्रिप पर जाएंगे। जब आपने कोई ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव को सेट करने के बाद हमें क्या करना होता है फर्दर उस प्लानिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए। देखिए प्लानिंग यहाँ पर तभी सक्सेसफुल होगी जब आप उसको डिटेल्ड में, उसको अच्छे तरीके से उसको वर्कआउट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने ट्रिप के बारे में सोचा और बस सोच लिया और चल दिए, ऐसा नहीं है। जब आपने ट्रिप के बारे में सोचा तो उसके बाद फर्दर आपके पास अलग अलग चीज़ें निकल कर आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल डेवलपिंग प्रीमाइसेस, मान लीजिए आपको ट्रिप पे जाना है तो वहाँ पर आपने क्या किया, डेवलपिंग प्रीमाइसेस। डेवलपिंग प्रीमाइसेस का मतलब होता है कि जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो उस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड आपने फ्यूचर के लिए फ्यूचर एजम्पशन को तैयार में रखते हैं। फ्यूचर एजम्पशन बना के रखते हैं, एजम्पशन अबाउट फ्यूचर, कि जैसे मान लीजिए आप कल ट्रिप पर जाएंगे, अजम्पशन अबाउट फ्यूचर, इसका मतलब ये होता है कि कौन कौन से ऐसे फ्यूचर में पॉइंट्स हैं या फैक्टर्स हैं जो आपके प्लानिंग को अनसक्सेसफुल बना सकते हैं। मतलब डेवलपिंग प्रीमाइसेस का मतलब होता है कि यहाँ पर हम फ्यूचर में जो भी ऐसे फैक्टर जो हमारे प्लानिंग को ख़राब कर सकते हैं, अनसक्सेसफुल बना सकते हैं, हम उनकी तैयारी, उनके बारे में पहले से ही प्लानिंग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको एक फैमिली को ट्रिप पर जाना है तो ट्रिप पर जाने के लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में आपको पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए, जो आपकी प्लानिंग को फ्लॉप भी कर सकते हैं। या आपको अपनी प्लानिंग को स्ट्रॉन्ग बना, अगर पॉजिटिवली सोचें तो डेवलपिंग प्रीमाइसेस का मतलब होता है कि फ्यूचर में होने वाले ऐसे फैक्टर्स जो आपके प्लानिंग को वीक कर सकते हैं तो उन्हें ध्यान में रखें और अपनी प्लानिंग को स्ट्रॉन्ग बनाएं। या ऐसे फैक्टर्स जिनसे आपकी प्लानिंग फ्लॉप हो सकती है उनको ध्यान में रखें। तो जैसे कि वेदर, अगर मान लीजिए मौसम ख़राब हुआ तो आप ट्रिप पर नहीं जा पाएंगे, ट्रैफिक हुआ तो ट्रिप पर नहीं जा पाएंगे, सेफ्टी इशू, फैमिली में अगर कोई बीमार है और आप उसे साथ में ले गए तो ट्रिप आपका फिर से कैंसिल हो जाएगा अगर वो ज़्यादा बीमार हो गया। तो डेवलपिंग प्रीमाइसेस का मतलब होता है फ्यूचर में ऐसे फैक्टर्स, होने वाले ऐसे फैक्टर्स जो आपके सामने आ सकते हैं और आपकी प्लानिंग को फ्लॉप कर सकते हैं।
नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब आपने मान लीजिए जो भी ऑब्जेक्टिव बनाया, जैसे ट्रिप पर जाने का आपने ऑब्जेक्टिव बनाया, तो आपने उसके लिए अल्टरनेटिव सेट कर लिए कि भाई अब अगर हम ट्रिप पे जाएंगे तो हम ट्रिप पर कहाँ कहाँ जा सकते हैं, अब ट्रिप के ऑब्जेक्टिव को कैसा पूरा कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने अल्टरनेटिव बनाया। जैसे मान लीजिए कि ट्रिप टू हिली एरियाज़, आप हिली एरिया में ट्रिप पर जाएंगे, या ट्रिप टू हिस्टोरिकल जाने से पहले, मतलब ऑब्जेक्टिव को अचीव करने से पहले, ऑब्जेक्टिव पे वर्कआउट करने से पहले आपने उस ऑब्जेक्टिव को कैसे पूरा करना है, उसके लिए आपने ऑब्जेक्टिव को कैसे पूरा करना है उसके लिए पहले आपने अल्टरनेटिव डिसाइड कर लिए। तो ट्रिप टू हिस्टोरिकल प्लेसेस, ट्रिप टू होली प्लेसेस, आप होली प्लेसेस पे जाना चाहते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस पे जाना चाहते हैं, हिली एरियाज़ में जाना चाहते हैं, ये आपके अल्टरनेटिव हो गए। तो थर्ड पॉइंट हो गया आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, कि आप अपने ऑब्जेक्टिव के लिए जो भी आपके अल्टरनेटिव है आप उन्हें आइडेंटिफाई करें। फिर उसके बाद इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, जो भी आपने अल्टरनेटिव बनाए हैं आप उन अल्टरनेटिव्स के जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट, उनको इवैल्यूएट कीजिए। जैसे मान लीजिए ट्रिप टू हिल एरियाज़ के बारे में आपने सोचा कि वहाँ पे स्नोफॉल हो सकता है, तो वहाँ जाना रिस्की है। आपने हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में सोचा कि हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है वो आपके घर से लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, तो हैवी कॉस्ट, मतलब ज़्यादा कॉस्ट आएगी और हेल्थ प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि लंबे डिस्टेंस में आप चल नहीं सकते हैं, आपके मतलब फैमिली प्रॉब्लम है। तीसरा है ट्रिप टू होली प्लेसेस, आपने तीसरे अल्टरनेटिव पे इवैल्यूएशन किया तो पता चला कि वो शॉर्ट डिस्टेंस पे है और लो कॉस्ट पे है, तो आपने तीनों अल्टरनेटिव में से सी अल्टरनेटिव को चूज़ किया। तो फिफ्थ पॉइंट आपका होता है सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव का मतलब होता है कि जो भी अल्टरनेटिव आपने आइडेंटिफाई किए, उनको इवैल्यूएट किया, उसके बाद आपको उनमें से कोई एक अल्टरनेटिव सेलेक्ट करके अपने ऑब्जेक्टिव पे काम करना शुरू करना होता है। तो आपने फिर विजिट टू होली प्लेसेस को सिलेक्ट किया, सी अल्टरनेटिव को, दैन उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग द प्लान एंड फॉलो अप द एक्शन। अब इम्प्लीमेंटिंग द प्लान और फॉलो अप द एक्शन के बारे में जो सिक्स्थ और सेवन्थ पॉइंट है प्लानिंग के प्रोसेस का, पहले 5 पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिए, अब जो सिक्स्थ और सेवन्थ पॉइंट है इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद 1-2 मिनट या 2-3 मिनट के बाद मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो अभी आप क्या करें, पहले 5 पॉइंट को हाउस होल्ड के हिसाब से समझें, फिर इन्हीं 5 पॉइंट को अगर आप बिज़नेस के हिसाब से समझें। मान लीजिए अगर मैं बिज़नेस की बात करूं कि एक बिज़नेस में एक मैनेजमेंट है, एक मालिक है, वो चाहता है कि बिज़नेस में उसका प्रॉफिट बढ़ जाए, तो उसका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट का बढ़ना। तो उसने अपना पहले ऑब्जेक्टिव सेट किया, सेटिंग ऑब्जेक्टिव इंक्रीजिंग प्रॉफिट। तो अब उसने क्या किया, अब उस इंक्रीजिंग प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उसने क्या प्लानिंग करना शुरू किया। तो प्लानिंग में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव तो सेट हो ही गया। अब उसने क्या किया, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, मतलब जो भी आपके एजम्पशन अबाउट फ्यूचर हैं, जो मतलब आपके इंक्रीजिंग प्रॉफिट वाले ऑब्जेक्टिव को प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, प्लानिंग को अनसक्सेसफुल बना सकते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर हैं। जैसे मान लीजिए पहला है आपका रेट ऑफ टैक्स। मान लीजिए गवर्नमेंट ने रेट ऑफ टैक्स बढ़ा दिया, आपने प्रॉफिट कमाने के लिए जो भी काम किया, गवर्नमेंट ने रेट ऑफ टैक्स बढ़ा दिया, तो पता लगा प्रॉफिट आपका रेट ऑफ टैक्स के बढ़ने से फिर गिर गया नीचे। कंपटीशन बढ़ गया, जैसा आप सोचना चाहते थे प्रॉफिट को बढ़ाना वो हो नहीं पाया। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, आपने टेक्नोलॉजी चेंज नहीं करी, तो हो सकता है आपका प्रॉफिट ना बढ़े। कस्टमर प्रेफरेंस, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को ख़रीदना बंद कर दे, तो हो सकता है कि आपका प्रॉफिट ना बढ़े। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपके प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इनकी तैयारी कर लीजिए, कहीं ये ऐसा ना करें आपके प्रॉफिट को इंक्रीज़ होने ना दें। तो एजम्पशन अबाउट फ्यूचर आपने सेट कर लिया कि कौन कौन से फैक्टर को आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद आप अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहते हैं, कैसे बढ़ाएंगे प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए आपने क्या किया, अल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो ये 3 अल्टरनेटिव आपने सोचे कि सबसे पहले अगर मुझे अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है, पहला ऑप्शन, ये ऑप्शन है, अल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शन, परचेज ऑफ न्यू हाईटेक मशीनरी, मैं एक नई हाईटेक मशीनरी खरीदूंगा जिससे मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होगा, मेरी कॉस्ट कम आएगी और मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इंक्रीज़ द सेल प्राइस, मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दूंगा। या फिर यूजिंग वेस्ट मटेरियल इन मैन्युफैक्चरिंग स्टफ टॉयज़, मतलब मेरा जो बिज़नेस है ना, बेसिकली मैंने देखो यहाँ पर मेंशन किया है कि मेरा गारमेंट्स का बिज़नेस है। तो गारमेंट के बिज़नेस में अगर मेरे पास कोई कपड़ा वेस्ट मटेरियल बच जाता है, कोई भी कपड़े का मटेरियल बच जाता है, तो मैं उस कपड़े के वेस्ट मटेरियल से क्या करूँगा, स्टफ़ टॉयज़ बनाऊँगा। मतलब मैं जैसे टेडी बियर्स हो गए, मैं इस तरीके के प्रोडक्ट जो कपड़ों से बनते हैं आपके टॉयज़, मैं कपड़ों से बने हुए टॉयज़ बनाऊँगा जो मेरा वेस्ट मटेरियल होगा और उसे बाज़ार में बेचूँगा, तो मुझे प्रॉफिट होगा, क्योंकि मेरा तो वेस्ट मटेरियल है और वेस्ट मटेरियल को जब मैं फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करूँगा और उसे मार्केट में बेचूंगा, तो अल्टीमेटली जो चीज़ वेस्ट मटेरियल में जा रही थी उससे कहीं ना कहीं उससे जो मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा तो वो प्रोडक्ट की वैल्यू वेस्ट वैल्यू से ज़्यादा मिलेगी, तो उससे मुझे प्रॉफिट होगा। तो ये 3 ऑप्शन आपने अपने सामने रखे अल्टरनेटिव्स के तौर पर। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या आता है प्लानिंग प्रोसेस में, इवैल्यूएटिंग द अल्टरनेटिव। अब आपने क्या करना है, इन अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करना है।
तो इवेलुएट जब करना आपने स्टार्ट किया तो इवेलुएटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ अल्टरनेटिव, वही आपने क्या करना है, जो भी आपके अल्टरनेटिव है उनका पॉजिटिव और नेगेटिव आपने वो देखना है कि उसका इफेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होगा। तो पहला जैसे अल्टरनेटिव है आपका परचेज़ ऑफ न्यू हाईटेक मशीनरी। तो उसमें क्या है कि आपने उसका जब इवैल्यूएशन किया तो पता लगा कि जो मशीनरी अगर आप ख़रीदोगे तो उससे आपको नीड फंड्स टू बोरो, आपको पैसा आपके पास है नहीं, आपको पैसा बोरो करना पड़ेगा। और अगर आप पैसा बोरो करते हो तो उसके ऊपर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रही है, जो इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, वो ज़्यादा हाई है। ये हो गया ए अल्टरनेटिव का ए इफ़ेक्ट। अब आते हैं बी अल्टरनेटिव का क्या इफ़ेक्ट, क्या उसका सिग्निफिकेंस, क्या उसका निकल के आया है, क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा। इंक्रीजिंग द सेल प्राइस, अगर आप सेल प्राइस को इंक्रीज़ करोगे तो आपको इवैल्यूएशन करने से पता चला कि अगर मैं मार्केट में सेल प्राइस बढ़ाता हूँ, सेलिंग प्राइस, तो मार्केट में कंपटीशन की वजह से कस्टमर मेरा प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देगा। सी पॉइंट है यूजिंग द वेस्ट मटेरियल इन मैन्युफैक्चरिंग स्टफ टॉयज़, मतलब जो भी मेरा गारमेंट के बिज़नेस में जितना भी वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है उससे मैं क्या करूँगा, एक अलग तरह का प्रोडक्ट बनाऊँगा टॉयज़ की शेप में और उसे मार्केट में बेचना शुरू करूँगा। तो इससे क्या होगा, आपने वैल्यूएशन किया तो पता लगा कि आपके वेस्ट मटेरियल का फुल्ली यूटिलाइजेशन होगा, आपके रिसोर्सेज का, और उसमें आपको किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा कोई कैपिटल लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई लेबर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो लेबर ऑलरेडी काम कर रही है उसी से आप काम चला सकते हैं। तो इट मीन्स जब आपने अपने अल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई किया, इवैल्यूएट किया, और उसके बाद आपने क्या किया, जैसे ही आपने इवैल्यूएट किया तो सी अल्टरनेटिव आपको अच्छा लगा तो आपने सी अल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लिया। तो इसे हम बोलते हैं सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। तो मैंने प्लानिंग प्रोसेस के पहले जो 5 स्टेप हैं उनमें हाउस होल्ड के हिसाब से और बिज़नेस के हिसाब से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके दोबारा से भी समझ सकते हैं। अब हम आते हैं 6th और 7th पॉइंट पे, जिसका नाम है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान एंड फॉलो अप द एक्शन। चलिए, अब आपका प्लानिंग का जो नेक्स्ट प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप है, 6th स्टेप, वो है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान है कि जब आपका ऑब्जेक्टिव सेट हो जाए, आपके अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई इवेलुएट हो जाएं, और आपका उसमें से अल्टरनेटिव जो आपने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो अल्टरनेटिव चूज़ किया है कि भाई मैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये करूँगा, तो उसको जब आपने अल्टरनेटिव चूज़ कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद आपका क्या है अगला काम कि अब उस अल्टरनेटिव के ऊपर उस अल्टरनेटिव को आप एक्शन में ले आएँ। तो जब हम अपने अल्टरनेटिव से अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अल्टरनेटिव को एक्शन में ले आते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने इन प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए जो आपका ऑब्जेक्टिव था, आपने स्टफ़ टॉयज़ बनाने का डिसीजन लिया वेस्ट मटेरियल से, तो अब उस वेस्ट मटेरियल से स्टफ़ टॉयज़ बनाने के काम को करना शुरू करें। तो इसका मतलब क्या है, पुटिंग प्लान इनटू एक्शन। इस वाले 6 स्टेप में जाके हम क्या करते हैं, जो प्लानिंग हमने किया उसको एक्शन में हम लेके आते हैं। तो इसमें देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ द स्टेप, ये वो स्टेप होता है वेयर अदर मैनेजर फंक्शन कम इन टू यूज़। इस पॉइंट को ज़्यादा ध्यान रखिए, दिस इज़ द स्टेप वेयर अदर मैनेजर फंक्शन कम इन टू यूज़। जो मैनेजर फंक्शंस होते हैं, जो मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं, वो जो और फंक्शंस जो मैनेजमेंट के होते हैं प्लानिंग के अलावा, वो यूज़ में आना शुरू हो जाते हैं। जैसे प्लानिंग के बाद हमारा अगला काम क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग। मैनेजमेंट का फंक्शन जो होते हैं 5, उसमें प्लानिंग के बाद अगला फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज़, मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपने काम को सोच लिया कि मुझे ये काम करना है अपने ऑब्जेक्टिव के लिए, तो जो भी आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, या जो भी लेबर है, आप उनको ड्यूटी असाइन करना शुरू करें। जैसे स्टफ़ टॉयज़ बनाना है तो अपनी लेबर को बताएं कि स्टफ़ टॉयज़, अब आपने स्टफ़ टॉयज़ बनाना है, मशीन चलाएं, अपना मटेरियल यूज़ करें और स्टफ़ टॉयज़ बनाना शुरू करें। तो आप सबको क्या करेंगे, असाइनिंग ऑफ ड्यूटी, सबको काम देना शुरू करेंगे। तो ये हो गया ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग का मतलब कि अगर आपको लेबर एक्स्ट्रा चाहिए या कोई नई लेबर चाहिए तो आप लेबर को अपॉइंट करें, अपने बिज़नेस में नई लेबर को लेकर आए स्टफ़ टॉयज़ बनाने के लिए अगर चाहिए तो अगला काम क्या हो गया, स्टाफिंग। उसके बाद जब आप अपनी लेबर को काम दे देंगे, ड्यूटी असाइन कर देंगे और लेबर को लेकर आ जाएंगे, जो भी आपको एक्स्ट्रा लेबर चाहिए, तो आप उन्हें डायरेक्शन देंगे, आप उन्हें काम बताएंगे, भाई इस काम को ऐसे करिए। और जब वो काम को कर रहे होंगे तो आप उनका ध्यान रखोगे, उन्हें मोटिवेट करोगे, उन्हें प्रोत्साहित करोगे। तो जब किसी को हम काम दे देते हैं और उस काम के ऊपर जब हम ध्यान रखते हैं कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, या वो काम में उसका मन लग रहा है नहीं लग रहा, तो हम क्या करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, हम उसको पैशनेट करते हैं, हम उसे उत्तेजित करते हैं कि हाँ भाई अगर काम नहीं हो रहा है तो हो जाएगा। हम उसे मतलब उसको हम कोशिश करते हैं काम में इच्छा जगाने की, तो वो हमारा कहलाता है डायरेक्टिंग। तो देखा आपने कि 6 स्टेप में आके हमारे जो मैनेजरल फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के, अगले मैनेजमेंट के फंक्शन हमारे यूज़ में आना शुरू हो जाते हैं। जैसे प्लानिंग के बाद हमारा अगला फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजिंग,
वो हमारा यूज़ में आना शुरू हो जाता है। फिर स्टाफिंग, वो भी हमारा यूज़ में आना शुरू हो जाता है। डायरेक्टिंग, वो यूज़ में आना शुरू हो जाता है। तो इम्प्लीमेंटिंग द प्लान कैरी द नेक्स्ट 3 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। उसके बाद है फॉलो अप द एक्शन। तो जो हमारा मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है कंट्रोलिंग। टोटल हमारे मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, उसके बाद हमारे 3 फंक्शन और आते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग, जो इम्प्लीमेंटिंग द प्लान में आ जाते हैं। और लास्ट जो मैनेजमेंट का फंक्शन रह जाता है वो होता है हमारा कंट्रोलिंग। तो फॉलो अप द एक्शन का मतलब होता है कि जब आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव को लेकर आपका जो टास्क चल रहा होगा, जैसे आप मान लीजिए स्टफ़ टॉयज़ बनाने का काम चल रहा है आपका, आप खिलौने बनाने का काम कर रहे हैं अपने वेस्ट मटेरियल से। जब वो काम चल रहा होगा तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो काम चल रहा है वो सही डायरेक्शन में चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, जो टारगेटेड, जो डिज़ायर्ड मैनर में आप रिज़ल्ट चाहते हैं, जो आपने सोचा है जैसा रिज़ल्ट कि भाई मुझे इतने टॉयज़ बनाने हैं या इस तरीके से बनाने हैं, तो वो काम चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो फॉलोअप से पता चल पाएगा। फॉलोअप का मतलब कि आप देखते रहें कि काम सही डायरेक्शन में चल रहा है या नहीं चल रहा। तो उससे आइडिया लग जाएगा कि जो आपने प्लानिंग की है और जो काम रियलिटी में चल रहा है उसमें कोई डेविएशन तो नहीं आ रहा। अगर डेविएशन आ भी रहा है तो वो डेविएशन साथ के साथ कंट्रोल हो सकता है। अगर आप डेविएशन आने देंगे और उस पर ध्यान नहीं रखेंगे तो कहीं ऐसा ना हो स्टफ़ टॉयज़ बनाने की बजाय कुछ और ही बन जाए और जो आपने सोचा है वो बिल्कुल काम गलत हो जाए। तो इसीलिए काम जब चल रहा हो तो साथ के साथ ध्यान रखें कि वो काम गलत तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर गलत हो रहा होगा तो आप उसे ठीक भी कर पाएंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड फॉलो अप द एक्शन। और कंट्रोलिंग का मतलब भी यही होता है। कंट्रोलिंग का देखिए मैंने यहाँ पर मीनिंग लिखा है, कंट्रोलिंग मीन्स इंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड एज पर द प्लान। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि ये देखना कि जो आपने प्लान किया है, जो आपने प्लान बनाया है अपने काम को करने के लिए, तो अकॉर्डिंग टू द प्लान वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा। और फॉलो अप द एक्शन का भी मतलब यही होता है। तो कहीं ना कहीं फॉलो अप द एक्शन कह लो या कंट्रोलिंग कह लो, एक ही बात है। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग का जो आपका 7th स्टेप है प्रोसेस का, या कंट्रोलिंग कह लो मैनेजमेंट का फंक्शन, दोनों का मतलब सेम है। तो कहीं ना कहीं जो प्लानिंग के पहले जो हमारे 5 स्टेप्स हैं वो मेन होते हैं, बाकी का 6th और जो 7th स्टेप होता है वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के बाकी बचे हुए 4 फंक्शन को ही रिफ्लेक्ट करता है। चलिए अब हम ध्यान देते हैं, अब हम पढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर। हमारा अगला टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। हमने प्लानिंग के फीचर्स के बारे में और इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ लिया क्लास नंबर 11 में। प्लानिंग रियलिटी में डिटेल्ड में क्या है वो भी हमने पढ़ लिया। अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से बिज़नेस में ऐसे सेक्शन हैं या कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं प्लानिंग करते समय जो हमें ये बताते हैं कि प्लानिंग जो बेसिकली जब हम प्लान करते हैं तो उसके हमारे कई तरीके से लिमिटेशंस क्रिएट हो जाती हैं। मतलब प्लानिंग जो है वो हमें, प्लानिंग जब हम करते हैं यूज़ में लाते हैं तो उससे बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जो हमारे लिए लिमिटेशन क्रिएट कर देते हैं, डिसएडवांटेज क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, जैसे पहला पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं, लिमिटेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे पहला पॉइंट है आपका प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है कि वो चीज़ जिसमें बदलाव ना हो सके। रिजिडिटी का मतलब होता है सख्तता, जिसमें चेंज ना आ सके। अगर मान लीजिए कि आपने बहुत अच्छे तरीके से कोई प्लानिंग की है, वेल डिफाइंड प्लान बनाया है, ठीक है, और किसी भी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए, तो आपने उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर ली होगी, सारे इंतज़ाम कर लिए होंगे। अब जैसे मैंने स्टफ़ टॉयज़ का एग्जांपल लिया था कि आपने स्टफ़ टॉयज़ के बारे में जो भी प्लान किया, जो भी लेबर चाहिए, मशीनरी चाहिए या ड्यूटीज़ वगैरह, वो सब काम आपने शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया। अब जब काम प्रोसेस में चल रहा होगा प्लानिंग के अकॉर्डिंग तो आप उसमें बदलाव नहीं ला सकते। तो कहीं ना कहीं जो प्लानिंग जब हम एक बार कर लेते हैं तो जब वो प्लान एक वेल डिफाइंड प्लान होता है, अगर देखिए नॉर्मली आपने कोई छोटा सा प्लान बनाया है, ठीक है, तो उसमें हो सकता है कि एक सिंपल प्लान बनाया हो तो उसमें बदलाव हो सकता है। लेकिन अगर एक वेल डिफाइंड प्लान है, मतलब एक पूरा का पूरा सर्कुलेशन में एक सर्कुलेशन प्लान है जिसमें सारी चीज़ें, डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं, डिवीजन्स जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से कनेक्टिविटी जुड़ी हुई है, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स का कनेक्टिविटी जुड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं जो प्लानिंग है वो रिजिडिटी क्रिएट करती है। अगर प्लानिंग आपकी एक बहुत बड़े स्केल पर है और वो वेल डिफाइंड है, मतलब आपने पहले से ही बहुत अच्छा एक प्लान बना रखा है और उस प्लान को आपने इस तरीके से बनाया हुआ है कि उसमें आप कोई चेंजेस आसानी से नहीं हो सकते हैं। अगर आपने बाहर से लेबर बुला ली, मान ली 100 लेबर्स, आपने नंबर ऑफ़ लेबर्स बाहर से बहुत ज़्यादा बुला ली और उनको काम पर भी लगा दिया। अब ऐसा नहीं हो सकता कि उन लेबर को आप हटा दें या उनको मना कर दें काम करने के लिए। तो कहीं ना कहीं वेल डिफाइंड जो प्लान होते हैं उसमें चेंजेस लाना बहुत मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग एक बार जब हो जाती है तो उसमें बदलाव लाने मुश्किल होते हैं। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी।
अगला है प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। जब हम बिजनेस से रिलेटेड कोई भी प्लानिंग करते हैं, कोई ऑब्जेक्टिव सेट करके प्लानिंग करते हैं, तो आपने देखा होगा बिजनेस से जुड़े हुए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कंपटीशन हो गया, कस्टमर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, जो जितने भी बिजनेस के सराउंडिंग में फोर्सेस होते हैं वो टाइम टू टाइम डे बाय डे समय से बदलते रहते हैं, बदलाव आते रहते हैं, कस्टमर की प्रेफरेंस बदलती रहती है, गवर्नमेंट बदलती रहती है, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। तो कहीं ना कहीं जब ये चेंजेस होते रहते हैं तो हम भले ही कितनी भी प्लानिंग कर लें, हम कितना भी प्लान बना लें, तो कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग को अनसक्सेसफुल बनाने में जो ये फोर्सेस हैं वो हेल्प करते हैं। मतलब वो हेल्प करने का मतलब ये है कि वो सपोर्ट करते हैं हमारे प्लानिंग को अनसक्सेसफुल बनाने में। तो इसीलिए प्लानिंग ज़रूरी नहीं है कि आपने प्लानिंग की हो तो आप सक्सेसफुल होंगे। कहीं ना कहीं अगर अगर इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक है तो समझ लीजिए कि आपकी प्लानिंग हो ही नहीं पाएगी, जो आपने की होगी उसके अकॉर्डिंग आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अगला है आपका पॉइंट प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। जब हम प्लानिंग करते हैं और जब हम टॉप लेवल, मान लीजिए टॉप लेवल ने कोई भी प्लानिंग की, कोई ऑब्जेक्टिव सेट किया और उस ऑब्जेक्टिव को मिडिल लेवल तक, लोअर लेवल तक आपने पहुंचा दिया, इम्प्लीमेंट भी कर दिया, तो इम्प्लीमेंट करने के बाद जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको काम देने के बाद, उस काम पर वर्किंग होने के बाद आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते, उसमें अपनी कोई इनोवेशन नहीं दे सकते। मान लीजिए कि ऊपर से एक प्लान आया टॉप लेवल से मिडिल लेवल के पास और मिडिल लेवल ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अब बहुत मुश्किल होता है कि मिडिल लेवल के लिए कि टॉप लेवल के पास जाकर दोबारा से उस प्लान को चेंज कराना, क्योंकि टॉप लेवल एक बार जब प्लान बना लेती है उसी समय चेंज हो सकता है जब वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा हो, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के बाद उसमें चेंजेस नहीं ला सकते। तो सम टाइम प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। उसके बाद है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग करने के लिए एक तो छोटे लेवल पर जब हम प्लानिंग करते हैं नॉर्मल छोटे से बिजनेस में, तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो ये पॉइंट बताया गया है एक बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में बताया गया, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जब टॉप लेवल पर कोई भी प्लान बनाया जाता है, कोई ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है, तो उसके लिए बहुत सारे कॉस्ट, बहुत सारे एक्सपेंडिचर उठाने पड़ते हैं। जैसे बोर्ड रूम की मीटिंग के लिए खर्चा हो गया, बोर्ड रूम की मीटिंग होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, और डिस्कशन करने के लिए हम बाहर से एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, प्रोफेशनल जो मार्केट की नॉलेज रखते हैं, या फिर हम एक टीम बुलाते हैं इन्वेस्टिगेशन की जो हम प्लान बना रहे हैं, और जब हम उस प्लान को एक थोड़ा सा डमी वे में उसको करने की कोशिश करते हैं, एक आइडिया लेने की कोशिश करते हैं, तो हम बाहर से एक इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाते हैं कि जैसा हम काम कर रहे हैं, एक मतलब हमने एक उसका एक डेमो लेते हैं काम का। तो जब हम काम का डेमो कर रहे होते हैं, डेमो वे में काम कर रहे होते हैं आइडिया लेने के लिए, तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। तो कहीं ना कहीं जब हम कोई प्लानिंग करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, तो प्लानिंग अपने आप में एक ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व लेकर चलती है, खर्चा उठाती है। तो ये भी एक लिमिटेशन है। प्लानिंग इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, जो कि आपका अगला पॉइंट है। इसमें क्या है कि प्लानिंग जब हम बनाते हैं एक लॉन्ग टर्म, अगर हम हमारा कोई ऑब्जेक्टिव दो तरह के होते हैं बिजनेस के लिए जो हम प्लानिंग करते हैं। तो अगर मान लीजिए हमने प्लानिंग करी है कोई लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए, अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती प्लानिंग। अगर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए हमें बहुत ज़्यादा डिटेल इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने पड़ते हैं, और वो बहुत ज़्यादा समय भी लेता है। मान लीजिए आपने एक नई फैक्ट्री लॉन्च करनी है, एक नई फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, तो उस नई फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए पैसा, मटेरियल, रिसोर्स और फैक्ट्री, लेबर, इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए आपको बहुत सारा समय चाहिए होता है सोचने के लिए। तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो होते हैं इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, सो प्लानिंग इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ लिमिटेशन इज़ प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो प्लानिंग के बारे में रियलिस्टिक चीज़ बताता है कि द सक्सेस ऑफ प्लानिंग इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन प्लान्स आर प्रॉपर्ली ड्रॉन अप एंड इम्प्लीमेंटेड। अगर आपने सही समय पर प्लान बनाया है, सारी बातों को ध्यान में रखकर बनाया है, डेवलपिंग प्रीमाइसेस को ध्यान में रखकर बनाया है, फ्यूचर के बारे में जो फैक्टर्स आपको अफेक्ट कर सकते हैं उनको ध्यान में रखकर बनाया है, तो प्लानिंग 99% या मोस्ट ऑफ द परसेंटेज केस की प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी। लेकिन कहीं भी अगर आपने कोई भी छोटी सी भी चूक की है, कोई भी अगर लापरवाही की है, केयरलेसनेस दिखाई है प्लानिंग में, तो छोटा सा पॉइंट भी, छोटा सा फैक्टर भी आपकी प्लानिंग को पूरा का पूरा ख़राब कर सकता है। तो प्लानिंग हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी भी चीज़ की प्लानिंग करें तो आपको वो प्लानिंग सक्सेसफुली आपके काम को पूरा कर देगी। प्लानिंग अगर अच्छे तरीके से बनाई गई है, अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट की गई है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर की गई है, तो इट definitely gives you the success. So these are the limitations of planning and these are the process of planning. तो ये दो टॉपिक हमने आज डिस्कस किए क्लास नंबर 12 में। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.